नमस्कार, आज है तारीख 30 जून, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं अदिति शर्मा। ईरान ने कहा परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका चाहता है बातचीत, लेकिन पहले दे हमले न होने की गारंटी। ईरान के उप विदेश मंत्री We are hearing from Washington telling us that they want to talk. अमेरिका ने हम तक संदेश पहुंचाया है कि बात करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई तारीख तय नहीं की गई है। करेंगे विश्लेषण, क्या ईरान की शर्त मानेगा अमेरिका, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान आगे क्या करेगा। लेकिन फिर ईरान क्या अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, ईरान के प्रॉक्सीज क्या अटैक करेंगे, उसको भी समझना जरूरी है ना, क्योंकि इसको असर्टेन करना अमेरिका के लिए भी तो बहुत जरूरी है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। कोलकाता में छात्रा से बलात्कार मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन, बीजेपी और टीएमसी में राजनीतिक बयानबाजी शुरू। वहाँ पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। विशेष रिपोर्ट में सुनवाएंगे, महाकुंभ में निकला हजारों टन कचरा आखिर कहां गया। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं अदिति शर्मा से। गजा पट्टी के उत्तर की तरफ ज्यादातर हिस्सों में इसराइल ने हवाई हमले किए हैं। इस कारण सैकड़ों फलस्तीनी परिवार फिर से विस्थापित हो गए हैं। इससे पहले इसराइल ने गजा के लोगों से कहा था कि वो इस इलाके से बाहर निकलें। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान से संघर्ष में जीत के बाद गजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों को छुड़ाने की कई संभावनाएं बनी हैं। बीबीसी संवाददाता उरे डेविस ने बताया, Certainly a shift in tone, and it's been seized upon by the families of those still being held in Gaza. But whether it's यहाँ रुख में मामूली सा बदलाव दिखा है, जिसका गजा में बंधक बनाकर रखे गए इसराइलियों के परिवारों ने स्वागत किया है। मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नीति में भी कुछ बदलाव आया है या नहीं। अभी तक नेतन्याहू कहते रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता है हमास को हराना। उन पर आरोप लगते हैं कि वो बंधकों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन अब उन्होंने जो बयान दिया वो शायद ये संकेत है कि उन पर गजा में जंग खत्म करने का प्रेशर बढ़ रहा है। तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से कम 6 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कम से कम 20 लोग घायल हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये धमाका हैदराबाद शहर में स्थित एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रिएक्टर यूनिट में हुआ। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बचाव कार्य में लगे कर्मियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। यूरोपीय देश इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड भी शामिल है, जहां बढ़ते तापमान का असर सबसे ऊंचे पर्वतों पर भी दिख रहा है। पहली बार जून के महीने में पूरे आल्प्स इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार यही रही तो सदी के आखिर तक स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। स्पेन घूमने गए एक पर्यटक ने बताया, What I'm doing is mostly avoiding a place with a lot of sun, so walking in shadow, but also a lot of मैं drinks, दिन के a वक्त lot of घूम bread, रहा a हूँ, lot of इसलिए मैं water. छाँव में चल रहा हूँ। काफी पानी पी रहा हूँ। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं बस या टैक्सी ले रहा हूँ, क्योंकि शहर में घूमना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश के कोमिला जिले के एक गांव में एक महिला से बलात्कार का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। महिला ने स्थानीय मीडिया को बताया कि पिछले गुरुवार को उसके पिता के घर पर यह घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें वो अभियुक्त भी शामिल हैं जिस पर बलात्कार का आरोप है। पुलिस ने बताया कि 4 और लोगों को वीडियो बनाने और इसे फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चीन ने जापान के ज्यादातर हिस्सों से सी फूड इंपोर्ट यानी समुद्री खाद्य आयात पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया है। 2 साल पहले फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी समुद्र में छोड़े जाने के बाद चीन ने ये प्रतिबंध लगाए थे। चीन ने कहा है कि वो इन शर्तों के साथ जापान से आयात फिर शुरू करेगा कि वो जापान के 47 प्रांतों में से 10 से सामान नहीं लेगा। इनमें टोक्यो और फुकुशिमा शामिल हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत आज ईरान, अमेरिका और मध्य पूर्व के हालात की खबर से। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कूटनीतिक रास्ते से ईरान के साथ चर्चा करना चाहता है तो उसे ये गारंटी देनी होगी कि ईरान पर हमलों की आशंका न रहे। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने बीबीसी से कहा कि अमेरिकी सरकार ने इस सप्ताह मध्यस्थों के जरिए ईरान को सूचित किया कि वो बातचीत की मेज पर लौटना चाहता है।
दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा चल रही थी और छठे दौर की चर्चा होनी थी, लेकिन यह बैठक हो पाती उससे पहले इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए और इसके बाद ईरान बातचीत से पीछे हट गया। सुनते हैं ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची ने क्या कहा। उनसे बात की बीबीसी चीफ इंटरनेशनल संवाददाता लीज डुसेट ने, जो इस शर्त पर ईरान से रिपोर्टिंग कर रही हैं कि उनकी रिपोर्ट बीबीसी फारसी सेवा पर प्रसारित नहीं होगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर ईरान ने ये प्रतिबंध लगाया है। We are hearing from Washington telling us that they want to talk. अमेरिका ने हम तक संदेश पहुंचाया है कि बात करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई तारीख तय नहीं की गई है। हमने अब तक तारीख को लेकर या बातचीत की प्रक्रिया को लेकर सहमति नहीं दी है। हमने सवाल किया है कि क्या बातचीत के बीच क्या हम एक बार फिर आक्रामकता देखेंगे। इसराइल और ईरान के संघर्ष के बीच अचानक 21 जून को अमेरिका की उसमें एंट्री हुई और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों में ये देखा गया कि इन ठिकानों को हमलों में नुकसान हुआ है। हाँ मानसी, और इस बीच एक और घटना हुई। इसी बीच ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव भी पारित किया। ईरान ने IAEA पर इसराइल और अमेरिका की तरफ झुकने का आरोप लगाया। ईरान पर आरोप वैसे लगते रहे हैं कि वो तय सीमा से ज्यादा परमाणु एनरिचमेंट कर रहा है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ईरान का ये कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण काम के लिए है और डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची ने से लीज डुसेट ने इस पर भी सवाल किया। First of all, 60% is something which is being used for peaceful purposes. The level of that can be discussed. सबसे पहले ये बता दूं कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यक्रम में हो रहा है। एनरिचमेंट के स्तर पर क्षमता पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि आप एनरिचमेंट मत करिए और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आप पर बम गिराएंगे, ये जंगल का कानून है। अमेरिका के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, अचानक हम पर हमला हुआ। हमारी आलोचना करने वालों को हमारे साथ हुए व्यवहार की आलोचना करनी चाहिए। अमेरिका इसराइल की आलोचना करनी चाहिए और अगर इसकी हिम्मत नहीं है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। युद्ध को सही नहीं ठहराना चाहिए। यूरेनियम एनरिचमेंट और परमाणु समझौते की बात अधिक तरह विस्तार से करते हैं। 2015 में ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ उसके अनुसार ईरान को 3.67% तक यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त थी। यानी अगर वो यूरेनियम ओर को एनरिच करके अच्छा यूरेनियम बनाना चाहता है तो उसका स्तर 3.67% होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में हो सकता है। फोर्डो प्लांट में 15 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाज़त उसे नहीं थी। हाँ मानसी, और बता दें कि 2018 में अमेरिका इससे बाहर हो गया। उसका कहना था कि इससे ईरान को बम बनाने से रोका नहीं जा सकता। उसने ईरान पर सख्त प्रतिबंध भी लगाए। ईरान ने समझौते में जो तय स्तर था उससे ज्यादा स्तर तक यूरेनियम एनरिचमेंट करना फिर शुरू कर दिया। IAEA ने कहा कि 2021 में फोर्डो में फिर से एनरिचमेंट का काम शुरू हुआ और 60% के स्तर तक यूरेनियम एनरिचमेंट किया गया, जो लगभग हथियार बनाने के करीब माना जाता है। लीज डुसेट बताती हैं कि अमेरिका ने फिलहाल ईरान को ये आश्वासन दिया है कि वहां सत्ता परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान सरकार दबाव में है। They are under pressure at home, under pressure from hardliners who've long accused the moderates, the diplomats. लीज डुसेट बता रही हैं कि कट्टरपंथी नेता पहले भी उदारवादियों और कूटनीतिज्ञों पर नासमझी का आरोप लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि उन्हें अमेरिका से बातचीत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका पर वो भरोसा नहीं करते। सरकार पर आम लोगों का भी दबाव है, जिनका कहना है कि वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं और तनाव में कमी चाहते हैं। ईरान के लोग शांति चाहते हैं, ये बता रही थी लीज डुसेट, लेकिन ईरान परमाणु कार्यक्रम भी छोड़ना नहीं चाहता। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में हमें पता है कि वो जमीन के नीचे उसने अपने संयंत्र रखे हैं। ईरान ने परमाणु हथियार बनाए हैं या नहीं, ये तो अभी नहीं पता। जो पता है वो केवल ये कि ईरान 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है और परमाणु हथियार बनाने के नजदीक है। हमने बात की मध्य पूर्व की भू राजनीति मामलों की विशेषज्ञ और ग्रेटर एशिया फोरम की कोर मेंबर मंजरी सिंह से और उनसे ये समझने की कोशिश की कि ईरान ने अपनी तरफ से बातचीत के लिए पहले शर्त तो रख दी है, लेकिन क्या अमेरिका इसे मानेगा? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसका सीधा सीधा आंसर नहीं हो सकता इन सवालों का, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो ईरान ने ये बोला है अगर कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो तो ठीक है,
लेकिन फिर ईरान क्या अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, ईरान के प्रॉक्सीज क्या अटैक करेंगे, उसको भी समझना जरूरी है ना, क्योंकि जो अगर प्रॉक्सी अगर अटैक करते हैं तो वहां पे ईरान के पास एक पॉसिबिलिटी है एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की। ये हमने नहीं किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर हमास अटैक करता है या अगर हिजबुल्लाह अटैक करता है, क्योंकि वो दोनों वीकेंड तो हैं लेकिन है अभी, दे आर एग्जिस्टिंग। उसी तरह से हूथीज भी हैं, इसको असर्टेन करना अमेरिका के लिए भी तो बहुत जरूरी है ना, तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर नेगोशिएशन टेबल पे ईरान नहीं आता और नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ती, तो फिर आगे ईरान किस रास्ते में जाएगा? क्या वो फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको फिर बढ़ाना जारी रखेगा और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस तरह से निशाने पर रहेगा अमेरिका के हमेशा? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल भी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ईरान के साथ ये जो नेगोशिएशन की जो बातचीत है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 2003 से ये नेगोशिएशन चल रहे हैं। या जब पहली बार IAEA ने ये रिपोर्ट किया था कि ईरान एनरिच कर रहा है यूरेनियम बिना परमिशन के, उस टाइम में ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी आंखों में आया था कि ऐसा कुछ चल रहा है। इवेंचुअली 2013-14 में अमेरिका भी पूरे मसले में ज्वाइन हो गया था। तो कई बार नेगोशिएशंस हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर तो 2020-21 में जो बात चली थी, 22 में एक्चुअली यूरोपियन यूनियन एक्चुअली उन्होंने एक फाइनल अग्रीमेंट कि इससे आगे और कुछ नहीं होगा, दिस इज द बेस्ट डील दैट वी कैन हैव बिटवीन P5+1 एंड ईरान, ऐसी बात हुई थी। लेकिन उसमें भी कोई नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ पाई। एनरिचमेंट की जो बात है, एनरिचमेंट ईरान अपने हिसाब से कर ही रहा है। वो अगर यहाँ पे नेगोशिएशन में आएगा तो भी करेगा और नहीं आएगा तो भी करेगा, क्योंकि इसने हर बार किया। मतलब ईरान एज अ कंट्री अगर आप देखें तो जो जैसे 2003 में जब पहली बार आया था तो उनको बोला गया था कि आप एनरिच नहीं करोगे, ठीक है हम एनरिच नहीं करेंगे, सैंक्शंस लगाए गए, सब कुछ हुआ। 2005 में फिर से एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। 2006 में फिर से डील शुरू हुई कि नहीं अब आप एनरिच नहीं करोगे, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं एवरीथिंग, एंड 2012 में फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे आई थिंक इन लोगों को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, अमेरिका को भी और ईरान को भी, और अपनी कैपेबिलिटीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड का पावरफुल नेशन जो है वो ईरान को कुछ नहीं कर पाए और अभी तक उसको नेगोशिएशन टेबल पे नहीं लेके आ पाए। तो ये ईरान के लिए एक तरह से आप देखें तो सिंबॉलिक विक्ट्री भी है। तो इसलिए वो अपने हिसाब से अपने जो पॉइंट्स है वो आगे रखता है और अपने हिसाब से फिर वो उससे पीछे भी हट जाता है। आपने कहा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना होगा, आपके जहन में क्या है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स रास्ता हो सकता है? शायद इनको जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उन पे भी इनको एक एडेंडम ऐड करना चाहिए उस न्यूक्लियर डील में कि ईरान अगर एनरिच करता है यूरेनियम को, पहले तो सिविल ग्रेड से ऊपर ना करे, पहला एडिज तो इनको ये करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर करता भी है थोड़ा ऊपर तो वो किसी और स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर को ना दे। तो अगर ये पाया जाता है कि उसने किसी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर को सप्लाई किया है तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन ले सकते हैं। इनको ये भी करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कंट्रीज या इतने लेवल के, इतने डिस्टेंस पे ये नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब वेपन ग्रेड में, वेपन्स में नहीं यूज कर सकते, किसी मिसाइल पे नहीं यूज कर सकते। ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स इनको डेवलप करना चाहिए ताकि उसको कंटेन कर सके, कि उससे पीछे हटना पॉसिबल ना हो। ये थी मध्य पूर्व मामलों की जानकार डॉक्टर मंजरी सिंह। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ল কলেজের ধর্ষণকারীদের চরমতম শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, শাস্তি চাই।
ये आवाजें हैं कोलकाता के एक लॉ कॉलेज के छात्रों की, जूनियर लॉयर्स की और महिला संगठनों की, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पॉडकास्ट में अब रुख पश्चिम बंगाल का, जहां एक लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार के मामले में आज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 छात्रों, एक पूर्व छात्र और कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। वहीं अदिति, जब से ये मामला सामने आया है तब से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष महिला सुरक्षा और इस मामले में शामिल एक अभियुक्त के तार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने का दावा कर रही है और इस मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ने लगी है। बिल्कुल मानसी, इसी मामले में, इसी सिलसिले में बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम अब से कुछ ही समय पहले कोलकाता के इस लॉ कॉलेज भी पहुंची। यहां पहुंचकर उनकी मुलाकात पुलिस कमिश्नर और कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से भी हुई। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कमेटी की एक सदस्य हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात की। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। आज पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विरोधी पक्ष नहीं बल्कि जनता के पक्षधर हैं। हम जनता के बेहतरी और बेहतर शासन की कामना करते हैं। तो ये मीनाक्षी लेखी थी और कोलकाता में 1 साल के भीतर ये दूसरा ऐसा मामला है। अदिति, आपको याद होगा, श्रोताओं को भी याद होगा कि इससे पहले आर्चीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की घटना हुई थी और बीजेपी इस मामले को आर्चीकर मामले से जोड़ते हुए बंगाल में महिला सुरक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में टीएमसी के दबदबे की बात उठा रही है। हाँ मानसी, और बीजेपी राज्य में महिला सुरक्षा का सवाल तो उठा ही रही है और प्रदेश सरकार का लेकिन कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बंगाल में पुलिस एक्शन लेता है, सोशल क्राइम जो होता है वो कम हो गया है, महिलाओं के लिए सेफेस्ट स्टेट है और जो भी क्राइम होता है वो स्टेट पुलिस पूरा अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट कर चुका है, लीगली जो करना है वो चल रहा है। तो प्रदेश सुरक्षित है महिलाओं के लिए और कार्रवाई भी हो रही है, ये कहना है कुणाल घोष टीएमसी नेता का। और इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन की गई है उसे लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद को सुनते हैं। Now the Bharatiya Janata Party has no right to send fact-finding mission. In Madhya Pradesh, there has been rapes recently. बीजेपी को फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश और ओडिशा में बलात्कार की खबरें सामने आई थी। महाराष्ट्र के बदलापुर के बलात्कार का केस सामने आया था। इन मामलों में फैक्ट फाइंडिंग टीम कहाँ गायब थी? हरियाणा में राम रहीम का मुद्दा और फिर नेता बृजभूषण शरण सिंह का मामला नहीं भूलना चाहिए, जो महिला रेसलर से छेड़छाड़ के बावजूद सांसद बने रहे। ये थी कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद। और आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन ये गंभीर सवाल है कि पश्चिम बंगाल में असल में स्थिति क्या है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर क्या स्थिति है, क्योंकि एक घटना पहले आई, उसे लेकर ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठी, उसे लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन हुए और मुद्दा मीडिया में कई दिनों तक बना रहा। हाँ मानसी, और 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाना, ये दोबारा से ममता बनर्जी की सरकार पर एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। और दोनों ही शैक्षणिक संस्थान हैं और उनमें कितनी सुरक्षा के क्या हालात हैं, ये सोचने लायक बात है। तो इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की कोलकाता में मौजूद बीबीसी के सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी से और ये जाना कि मामले में जांच कहां तक पहुंची। मैंने उनसे ये भी समझना चाहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति कैसी है। राज्य सरकार ने तो अगले दिन एक एसआईटी गठित की थी 5 सदस्यों की, उसको बाद में बढ़ा के 9 सदस्यों वाली एसआईटी किया गया। तो कई पहलुओं से जांच चल रही है। पहली बात, जो उसके कुछ देर पहले तक घटना के कॉलेज में मौजूद थे उन छात्रों की एक सूची बनाकर उनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जा रही है। दूसरी, 7 घंटे का सीसीटीवी फुटेज है, उसे खंगाला जा रहा है। उसमें कई चीजों की पुष्टि हुई है। उस छात्रा के बयान की भी पुष्टि हुई है। उसमें देखा जा सकता है कि 2 अभियुक्त उसको जबरन घसीटकर गार्ड रूम की ओर ले जा रहे हैं जहां बलात्कार की घटना हुई थी। इसके बाद तीनों छात्रों जो अभियुक्त थे उनके मोबाइल जब्त किए थे पुलिस ने। उसके कॉल डिटेल को विस्तार
विचार के साथ देखा जा रहा है कि घटना के पहले और बाद में उन लोगों ने किस किस से बात की थी, और उस छात्रा का बयान, उसके घर वालों का बयान और बाकियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो पुलिस का कहना है कि जांच अपनी गति से आगे बढ़ रही है और जल्दी ही और कई सबूत मिलेंगे। मुख्य अभियुक्त जिनके तार टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनके बारे में अब तक और क्या क्या पता है? हाँ, वो शुरू से ही टीएमसी का जो छात्र संगठन है, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद, उससे जुड़ा रहा है, पदाधिकारी भी रहा है और संगठन सचिव के पद पे रहा है। और तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर उसी दिन से वायरल होनी शुरू हो गई थी। और बताया जाता है कि कॉलेज में उसका एक गैंग काम करता था जो काफी ताकतवर था और लोग डरते थे। उसके खिलाफ पहले भी मारपीट, छेड़छाड़ के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था क्योंकि कॉलेज परिसर में उसका काफी दबदबा था। और अब तो तृणमूल कांग्रेस ने भी मान लिया है कि वो हमारे साथ रहा था, लेकिन अब किसी पद पर नहीं है। और बाकी जो दो अभियुक्त हैं वो भी पद पर थे, और ये अपने घर से जो मुख्य अभियुक्त है अलग रहता था 5 साल से। उसके पिता ने भी कहा कि हमारा कोई संबंध नहीं था उससे, कभी कभार वो घर आता था, लेकिन 5 साल से अलग रहता था उसी इलाके में जहां ममता बनर्जी का आवास है। राजनीतिक बयानबाजी के इतर महिला सुरक्षा की जमीनी स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? उसे लेकर वहाँ ग्राउंड पे क्या बोला जा रहा है? सुरक्षा की स्थिति तो बेहतर नहीं ही है। बार बार ये सवाल उठता रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री के इतने लंबे समय से सत्ता में होने के बावजूद बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। ये कई बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट्स में भी ये बातें सामने आती रही है, चाहे वो मानव तस्करी हो, महिलाओं की खरीद फरोख्त का मामला हो या फिर शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा का मामला हो। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ा पिछले साल आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद, और उसके 10-11 महीनों के भीतर ही ये दूसरी घटना है। और इसके खिलाफ बीजेपी ही नहीं, कई सामाजिक संगठन, छात्र संगठन भी सामने आ रहे हैं और बार बार यह मुद्दा उठा रहे हैं। एक सबसे अहम मुद्दा है, पिछले 5 साल से ज्यादा समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके हैं किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में। ममता बनर्जी ने पिछले साल कहा था कि दुर्गा पूजा के बाद कराए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं है। और ज्यादातर कहिए तो 100% कॉलेजों में तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद और उसके नेताओं का दबदबा है, कब्जा है। और विपक्षी दलों और संगठनों का आरोप है कि इसी वजह से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है कॉलेज परिसरों में, क्योंकि कुछ खास लोग ही जमे हुए हैं लंबे समय से। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब वक्त है एक विशेष रिपोर्ट का। सरकार के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 67 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। अदिति, याद होगा आपको, महाकुंभ लाखों लोग गए थे महाकुंभ में शामिल होने, और इस दौरान कचरा कितना पैदा हुआ होगा? बिल्कुल, लगभग 30,000 मीट्रिक टन। इसका निपटारा कैसे किया गया? सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, इसका निपटारा कैसे किया गया मानसी, कहाँ किया गया? यही जानने के लिए सुनिए पुनीत बरनाला और विष्णुकांत तिवारी की ये रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा की आवाज में। चार 4,000 हेक्टेयर में फैला ये है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए। यहाँ सफाई के लिए मौजूद थे 15,000 कर्मचारी और लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे 1.5 लाख टॉयलेट। फिर जमा हुआ लगभग 30,000 टन कचरा, जो 6500 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है, और इसकी सफाई ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन ये 30,000 टन कचरा आखिर गया कहां? इसका पता लगाने के लिए हमने मदद ली जीपीएस ट्रैकर की, जिसे हमने 2 तरह के कचरे में लगाया। पहला जीपीएस ट्रैकर हमने एक डायपर के साथ डाला। कुंभ में छोटे बच्चों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के कारण ये आम कचरा है, और जानकारों की माने तो एक डायपर को डिकम्पोज होने में 500 साल तक का समय लग सकता है। दूसरा जीपीएस ट्रैकर हमने चिप्स के पैकेट और खाने पीने के बाद बचे प्लास्टिक के कचरे के साथ डाला। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कचरा 20 से 500 साल तक पर्यावरण में बचा रह सकता है। अब पता लगेगा कि क्या इस कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से होता है या सफाई के दावे सिर्फ कैमरा और रिकॉर्ड तक ही सीमित हैं।
तो शुरू हुआ इस कचरे को ट्रैक करने का सफर। कचरे को ट्रैक करते समय हमारी मुलाकात राम सजीवन और रोहित से हुई, जो कचरा उठाने का काम करते हैं। मैं 12 आदमी का इंचार्ज हूँ। कचरा यहाँ गंगा किनारे लगे हैं तो फूल है, नारियल है, पोलोथीन है और तमाम तरह के कूड़े जो है। बहुत से लोग देहात से आते हैं, बच्चों को हगीज पहना उतार के फेंक देते हैं, उसको भी उठाना पड़ता है लाइनर बैग में, उसको उठा के बाहर फेंका जाता है। लाइनर बैग में भर के कचरा गाड़ी आती है, गट्ठर का मुँह बांध के लाइनर बैग का बाहर रखा जाता है। उन लोग आते हैं, गाड़ी में लोड करके ले जाते हैं। मेरा ड्यूटी का टाइम है 3 बजे आता हूँ, 11 बजे तक रहता हूँ। जहाँ सर्वे देते हैं वहीं जाके कचरा गाड़ी में लादने के बाद गाड़ी जब फुल हो जाती है तो कचरा ला के यहीं डाल देता हूँ। तो इसके बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ी रहती हैं उसमें कचरा लादे जीसीबी द्वारा लादा जाता है। फिर लादने के बाद जहाँ मतलब डंपिंग होता है वहाँ जाता है। कुंभ से कचरे का उठाव तो बहुत सलीके और मुस्तैदी के साथ होता हुआ दिखा। हमारा जीपीएस ट्रैकर जिस कचरे में रखा था उसे भी उठाया गया और कुंभ मेले में स्वास्थ्य और सफाई अधिकारी आकांक्षा राणा ने हमें बताया कि इसे कहां ले जाया जा रहा है। 2019 के कंपैरिजन से हम लोग ने एक प्रोजेक्शन किया कि इतना अमाउंट कूड़ा हमारा कलेक्ट होगा, इतना कूड़ा हमारा जनरेट होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या क्या अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम लोग ने लगभग 10,000 मैन पावर हायर किया था अपना। और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इतर अगर बात करें, जैसे टॉयलेट्स की क्लीनिंग है, इन सब चीज़ों के लिए जो वेंडर्स का लगभग 5,000 मैन पावर था। लेकिन डायपर का क्या होगा? इसके जवाब में आकांक्षा ने बताया, डायपर गोज टू बसवार प्लांट, फर्दर प्रोसेसिंग हैपेंस देयर ओनली। डायपर और चिप्स वाले कचरे में लगे हमारे जीपीएस ट्रैकर बसवार पहुंच गए और उनका पीछा करते करते हम भी वहां पहुंचकर हमें पता चला कि इस कचरे के साथ आगे क्या होने वाला है। कुंभ में अप्रॉक्सीमेटली करीब 30,000 मेट्रिक टन वेस्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है। 30 to 40,000 मेट्रिक टन अगर हम सिटी की भी फ्लोटिंग वेस्ट को ऐड कर लेंगे तो उसमें से जो रियूजेबल, रिसाइक्लेबल या किसी और फॉर्म में प्रोसेस करके यूज़ किया जा सकता है उसको उस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और जो बाकी किसी भी पर्पज़ से यूज़ नहीं हो सकता उसको आपके लैंडफिल में डाला जाता है। 30 to 35% वेस्ट आपका एट डिकम्पोजेस व्हेन केमिकल्स आर बीइंग एडेड एंड बिकॉज ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन इट। इसमें आपका 5 to 10% कंपोस्ट निकलती है जो कि आसपास के फार्मर्स वगैरह को अवेलेबल कराई जाती है। अगर हमारी ऑडियंस को हम कहें कि ये डायपर अगर आपने यहाँ कुंभ में छोड़ा है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अलग अलग वेस्ट की अलग अलग चीज़ें होती हैं। इट इज़ टू बी डिस्ट्रॉयड इन अ वे, इट गोज इन इंसिनरेटर्स देन। अब इन सारे दावों की हम एक एक करके पड़ताल करते हैं। पहला दावा, प्रोसेसिंग से बना कंपोस्ट गांव के किसानों को दिया जाता है, लेकिन बीबीसी की टीम को गांव वालों ने ये जवाब दिया, किसी भी खेत में इनके प्लांट की कोई भी खाद अभी तक नहीं डली है। इसमें आधे से ज्यादा प्लास्टिक मिला हुआ, प्लास्टिक की पेराई उसमें हो जाती है, पूरे प्लास्टिक इसमें से नहीं निकलते हैं। समझ लीजिए खाद नहीं जहर है। देख लीजिए हमारे बगल में ही कूड़ा फेंके हैं, प्रोसेसिंग करके फेंके, जिसमें पन्नी बोतल आपको साफ नजर आएगी। आप देख लीजिए प्लास्टिक और बोतल एक कभी सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं, सड़े गलेगी। दूसरा दावा, लैंडफिल पर प्रोसेस किया हुआ कचरा डाला जाता है। हम बसवार लैंडफिल पर एक अधिकारी के साथ पहुंचे। बसवार जो गांव की ये सरहद हम देख पाते हैं, इसके पास ये जो कचरा डंप है ये किस तरीके का कचरा है? ये सबसे पहले मैं बता दूं ये कचरा नहीं है, ये जो हमारा लेगेसी वेस्ट है। लेगेसी वेस्ट जो कोई भी वेस्ट ऐसा होता है जो 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, जो उसमें कंपोस्ट थी, कंपोस्ट तो काफी पुरानी होगी, 10 साल पुरानी होगी, इसमें कंपोस्ट की कोई क्वालिटी नहीं बची है, वो जस्ट मिट्टी की तरह हो गई है। और वो जो जिसको बायोसॉइल कहते हैं, वो बायोसॉइल वहाँ पर लो लाइंग एरिया में फिल की गई है, और वो भी जो यहाँ के नियर बाई किसान हैं उनकी रिक्वेस्ट पर। लेकिन हमने साफ साफ देखा कि लैंडफिल पर बिना प्रोसेस किया हुआ कचरा पड़ा है। तीसरा दावा, डायपर जैसे कचरे को इंसिनरेटर में भेजा जाएगा। लेकिन हमने जब ट्रैकर देखा तो वो डायपर में बसवार प्लांट में ही पड़ा हुआ था। सरकार का कहना है कि हर एक कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, लेकिन वास्तव में कचरा केवल एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह शिफ्ट हुआ। दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कचरे का पूरी तरह निपटारा 45 दिनों के अंदर हो जाता है, लेकिन ये ट्रैकर्स हमें पिछले 114 दिनों से एक्टिव दिख रहे हैं। अगर सरकार का कचरे के वैज्ञानिक प्रोसेसिंग का दावा सही होता तो ये जीपीएस ट्रैकर कब के नष्ट हो गए होते।
दावे और हकीकत का फर्क आप खुद देखें और तय करें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। तो आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात मंगलवार शाम को होगी, समय वही 7:30 बजे। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और अदिति को दें इजाजत। नमस्कार।